हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। या तो जो जीवन आपके पास है उससे प्यार करो, अगर वो प्यार पसंद नहीं है तो वो जीवन जीने का प्रयास करो जो आपको पसंद है। और वो कैसे होगा? मेहनत करके होगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि या जो चीज जैसे है, जो स्थिति जैसे है, उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो परिवर्तन करने का प्रयास करो, प्रयत्न करो, हार्डवर्क करो। ठीक है, और जो आपको पसंद है उस तरीके का जीवन अपना खुद बना लो, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के क्रिएटर हम खुद ही है। अगर हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो अगर हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम चीजें फिर या तो वक्त पे, हालात पे, परेशानियों पे, परिस्थितियों पे डालते रहेंगे। ठीक है, तो हम भी अपने जीवन का भागदौड़ अपने हाथ में लेते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। A provisional order by ICJ on Israel will cast shadow on legitimacy of its war। बोल रहे हैं कि एक प्रोविजनल मतलब क्या होता है? अस्थायी। एक अस्थायी ऑर्डर आया है आईसीजे से, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। अब ये क्या करेगा? विल कास्ट अ शैडो, यानी कि असर डालेगा किसके ऊपर? ऑन लेजिटिमेसी। लेजिटिमेट मतलब वैधता। किस चीज की वैधता? इट्स वॉर। इजराइल का आपको पता है अभी पैलेस्तीन के ऊपर वॉर चल रहा है, गाजा पट्टी के ऊपर वॉर चल रहा है। ठीक है, तो उस वॉर की वैधता को स्थापित करेगा। ठीक है, उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। वट एवर द आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हमें समझ में आ गया आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बोल रहे हैं कि कुछ भी शुरुआती, प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती जो भी हियरिंग हुई उसका कुछ भी निष्कर्ष निकला हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एट दी हॉग कहाँ है? साउथ अफ्रीकाज केस अगेंस्ट Israel's ongoing military campaign in Gaza has garnered global attention। हॉग एक जगह का नाम है, लेकिन चाहे उसका प्रिलिमिनरी यानी कि शुरुआती हियरिंग का कुछ भी आउटकम निकला हो, तो साउथ अफ्रीका ने केस दायर किया है इजराइल के अगेंस्ट, जो इजराइल का ऑनगोइंग यानी कि अभी चल रहा है मिलिट्री कैंपेन, कहाँ पे? गाजा में, उसके लिए। तो हैज गार्नर्ड मतलब इकट्ठा करना। क्या किया इकट्ठा उसने? ग्लोबल अटेंशन, यानी कि दुनिया भर का ध्यान केंद्रित करा। इन अ वे नो प्रिसीडिंग एट दिस एलाइट इंटर स्टेट फोरम मे हैव डन बिफोर। एक ऐसे तरीके से इसने दुनिया का ध्यान आकर्षित करा साउथ अफ्रीका ने कि इससे पहले इंटरस्टेट यानी कि ये सभी देशों का एक इंटरस्टेट यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या हुआ, जहां पर बहुत सारे अलग अलग देश जो है आके अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से किया गया जैसा कि पहले कभी भी इस इतने बड़े फोरम पे नहीं किया गया हो। एज द 15 मेंबर कोर्ट असेंबल्ड, जब 15 सदस्य की ये कोर्ट जो है इकट्ठी हुई, अलोंग विद 2 एड हॉक जजेस, और साथ ही साथ 2 एड हॉक जजेस भी यहाँ पे शामिल हुए। एड हॉक जजेस मतलब अस्थायी जजेस शामिल हुए, रिप्रेजेंटिंग साउथ अफ्रीका एंड इजराइल, जो कि साउथ अफ्रीका और इजराइल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाइट अ बिट ऑफ हिस्ट्री मस्ट हैव वेड ऑन द पार्टीज। तो जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसका दबाव जरूर देखा गया होगा इन दोनों ही पार्टीज के ऊपर। Of the two countries on either side of this dispute over whether the Gaza war is aimed at whipping out the people, बोल रहे हैं कि दोनों देशों जो कि दोनों जगह पे खड़े हैं, डिस्प्यूट क्या है कि गाजा का जो युद्ध है वो बेसिकली दुनिया को मिटा देने, मतलब जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको मिटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए छेड़ा गया है। वन हैज लेफ्ट बिहाइंड इट्स अपार्थाइड पास्ट। तो दोनों ही देशों ने इसका जो जातिवाद, अपार्थाइड मतलब जातिवाद जो इसका पास्ट है, रेसिस्ट जो पास्ट है, उसको पीछे छोड़ दिया। बट बिलीव्स दैट द अदर इज प्रैक्टिसिंग 75 years ऑफ अपार्थाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल सिंस 1948। लेकिन ये मानता है कि क्या किया जा रहा है? पिछले 75 सालों से पैलेस्तीनियन लोगों के ऊपर जातिवाद, भेदभाव किया जा रहा है, उनके विद्रोह में अगेंस्ट में जातिवाद फैलाया जा रहा है। कब से? 1948 से।
one firm in its belief that it is acting in the interest of justice and humanity. वहीं दूसरा देश जो है वो इस धारणा को सुनिश्चित करता है, इस धारणा के साथ में दृढ़ है कि हम जो है जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम जो है ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं. The other equally firm in its belief that it can never be accused of genocide. और दूसरा देश जो है वो अपने इसमें विश्वास में है, अपने जो उसके मान्यता है उसको विश्वास करता है कि हमें कभी भी जेनोसाइड क्या होता है, नरसंहार का दोषी नहीं पाया जा सकता. अ क्राइम दैट वाज सॉट टू बी प्रिवेंटेड बाय द जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948. एक ऐसा अपराध जो कि क्या किया जा रहा है, जिसका बचाने का जिम्मा किसका है, जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 की जिम्मेदारी है. अ ट्रीटी टू प्रिवेंट द सॉर्ट ऑफ हॉलोकास्ट द ज्यूइश पीपल हैड सफर्ड. एक ये ऐसी संधि है जो कि जैसा ज्यूज लोगों के ऊपर हॉलोकास्ट किया गया था, हॉलोकास्ट मतलब विध्वंस किया गया था, जेनोसाइड किया गया था, वैसे किसी भी फर्दर जेनोसाइड को रोकने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई है. ठीक है, आपको पता है हिटलर ने ज्यू लोगों को हॉलोकास्ट किया था, उनको नरसंहार किया था, उनको मार दिया गया था गैस चेम्बर्स में डाल के और बहुत अलग अलग तरीके से यातनाएं देकर. तो वैसा कुछ दोबारा ना हो इसके लिए जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 साइन किया गया था. और इजराइल ये मानता है कि हमें जेनोसाइड का दोषी नहीं माना जा सकता बिकॉज हम भी इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं और हम जेनोसाइड नहीं कर रहे, हम बल्कि अपना बदला ले रहे हैं, हम बस हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, हम उसका विद्रोह जता रहे हैं. Both countries spent many years in the last century in diplomatic isolation. बोल रहे हैं दोनों ही देशों को पिछले कई सेंचुरी मतलब 100 सालों से, तो पिछले 100 सालों के अंदर कई सालों में उसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन यानी कि अलग थलग रखा गया. एज कंट्रीज एंड स्पोर्टिंग बॉडीज बायकॉटेड देम, क्योंकि बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स ने उनको बायकॉट किया. बट बोथ हैड द सपोर्ट ऑफ देयर वेस्टर्न एलाइज. लेकिन दोनों ही देशों को अपने अपने वेस्टर्न सहयोगियों का सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है. टुडे से फॉर दोज फ्यू एलाइज, बोल रहे हैं आज अगर हम उन थोड़े बहुत जो एलाइज हैं उनकी बात करें, उनको छोड़ के द एंटायर वर्ल्ड सपोर्ट्स अ सीज फायर इन गाजा टू एंड द एपिक सफरिंग ऑफ इट्स पीपल. तो बाकी पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त गाजा में सीज फायर मतलब युद्ध विराम चाहती है ताकि ये जो ऐतिहासिक और एपिक सफरिंग है, वहां के लोगों की जो पीड़ा है, जो बहुत मिजरेबल कंडीशन है, वो उसको रोका जा सके. At this preliminary stage, अब इस शुरुआती स्टेज में साउथ अफ्रीका sought to demonstrate that some of Israel's acts were capable of falling within the terms of the genocide convention. बोल रहे हैं अब प्रिलिमिनरी स्टेट में साउथ अफ्रीका क्या कर रही है, वो ये दिखाना चाह रही है, दर्शाने की कोशिश कर रही है कि इजराइल के कुछ कृत्य ऐसे हैं जो कि जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर आते हैं, यानी कि जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं. एंड दैट देयर आर जेनोसाइडल इंटेंट बिहाइंड इट्स एक्ट, और कि उसके इस कार्य के पीछे जो इन्होंने इजराइल ने वॉर छेड़ दिया है, इसके पीछे जेनोसाइडल इंटेंट है, यानी कि नरसंहार का इंटेंट है. वो बेसिकली पैलेस्टीनियन लोगों को धरती से मिटा देना चाहते हैं. इट रिलाइड ऑन डेटा ऑन डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन एंड द कोलैप्स ऑफ सिविलियन लाइफ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन गाजा. और बोल रहे हैं कि उनका बेसिक डेटा कहाँ से आ रहा है, उन्होंने भरोसा किसके ऊपर दिखाया है, जो वहां पे रिपोर्ट सबमिट की जाती है ना, तो वो रिपोर्ट्स क्या है, जो डेथ का डेटा है, डिस्ट्रक्शन का डेटा है, सिविलियन लाइफ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे ढांचे यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो मिटा दिए गए, उनका डेटा उन्होंने दिखाया. गाजा में जो हॉस्पिटल्स वगैरह मिटा दिए गए, पब्लिक बिल्डिंग्स मिटा दी गई, उसका डेटा उन्होंने दिखाया है. It drew upon statement attributed to key Israeli government figures to underscore what is it called genocidal intent. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्टेटमेंट्स इनके इजरायली सरकार के कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स ने दी थी, है ना, कुछ मंत्रियों वगैरह द्वारा जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, उनका हवाला देते हुए इनने, उनको इस्तेमाल करते हुए इनने बोला कि भाई देखो, इनके तो मंत्री भी ये चीज बोल रहे हैं और ये इस बात पे फिर जोर दे रहे हैं कि भाई ये जेनोसाइडल इंटेंट है, यानी कि जानबूझ के पैलेस्टीनियन लोगों को मारना ही चाहते हैं, उनको खत्म ही करना चाहते हैं, इनका हमास से कोई वास्ता नहीं है, हमास सिर्फ एक बहाना है.
द प्रोविजनल मेजर्स sought include a suspension of military operations। बोल रहे हैं जो शुरुआती तरीके जो शामिल हैं उसमें मिलिट्री सस्पेंशन की डिमांड की गई है, मिलिट्री ऑपरेशंस के सस्पेंशन की डिमांड की गई है, एंड स्टेप्स बाय द पार्टीज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ जेनोसाइड। और जो भी इसमें भागीदार हैं उनको बोला गया है कि आप ऐसे कदम उठाए जाएं कि भाई जेनोसाइड ना हो, ठीक है, नरसंहार ना हो। इजराइल डिस्क्राइब्ड द साउथ अफ्रीकन केस एज ब्लड लाइबल बिफोर द हियरिंग। और इजराइल ने वहीं क्या कहा है, इजराइल ने यहाँ पे जो ये साउथ अफ्रीका का केस है इसको क्या बोला है, ब्लड लिबल बोला है। और ब्लड लिबल क्या है, ब्लड लिबल एक फॉल्स एक्विजिशन है जूज लोगों के ऊपर, यानी कि झूठा आरोप है जूज लोगों के ऊपर कि उनको बोला गया था कि उनने क्रिश्चियन लोगों को मर्डर किया है। कभी पुराने इतिहास की बात है कि उनने क्रिश्चियन लोगों को, कई सारे क्रिश्चियन लोगों को मर्डर किया है अपने कुछ रिलीजियस कुछ परफॉर्मेंसेस करने के लिए, कुछ धार्मिक अपने चीजें करने के लिए उन्होंने कई सारे क्रिश्चियन लोगों के खून का इस्तेमाल किया है। तो वो फिर से यही बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। But sought to make a case that its Gaza operations were a legitimate response to the terrorist attack ऑन October 7 लास्ट ईयर। लेकिन उन्होंने ये दोहराने की कोशिश करी, ये बताने का प्रयास करा कि भाई हमने जो गाजा के ऊपर ऑपरेशन चलाया हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशन, वो एक बहुत ही वैध रिस्पॉन्स है, क्योंकि 7 अक्टूबर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर एक टेररिस्ट अटैक किया गया, हम केवल वही उस टेररिस्ट अटैक का बदला ले रहे हैं। इट प्लेड डाउन द रेलेवेंस ऑफ इट्स लीडर्स स्टेटमेंट। तो उनने क्या किया, उनने थोड़ा कम महत्व दिया। जो अब देखो होता क्या है, हमने भी अपने देश में देखा है कि कई बार हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, वो बिना सोचे समझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सोचे समझे बिना बस मीडिया में लाइमलाइट में आने के चक्कर में ना कुछ भी ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं। नुपुर शर्मा का केस हमने देखा, तो फिर हमें क्या हुआ, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत थे या सही थे, बट हम, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है, आप एक पद पर हैं, आपको उस पद की गरिमा रखते हुए बात कहनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे अगेंस्ट में हो गए, उन्होंने विद्रोह जताया। और जो कतर वाला भी केस है कि हमारे जो सैनिक वहां पे फंसे हुए हैं, उसमें भी वो नुपुर शर्मा वाले केस का हाथ बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि कतर से पहले हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे नुपुर शर्मा वाले केस के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि खराब हो रहे हैं। ठीक है, अब आप कई सारे बोलेंगे कि मैं फिर किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम ले रही हूँ, बट मैं उदाहरण दिखा रही हूँ। ऐसे ही हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको बहुत सोच समझ के, जो हम सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स की बात नहीं, आप लोगों को भी जो भी बोलना है सोच समझ के बोलिए, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो और वो चीज कोई और व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में ना इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने लीडर्स की स्टेटमेंट को थोड़ा कम महत्व देते हुए कहा कि वो एक केवल एक कॉल देम मेयर रेटरिक। रेटरिक का मतलब होता है कि वो केवल बयानबाजी थी, लफ्जबाजी थी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने गुस्से में बोल दिया, आक्रोश में बोल दिया। बट जब आप एक पब्लिक फोरम पे जाते हैं तो आपको अपने गुस्से के ऊपर संयम रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप ऐसी चीजें बोलेंगे तो कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है, कोई भी आपके अगेंस्ट में उसको प्लांट कर सकता है। तो यही चीज है हमारे लीडर्स के लिए भी, देश दुनिया भर के किसी भी लीडर्स और पब्लिक फिगर्स के लिए, चाहे सेलिब्रिटीज हो जाए, चाहे कोई मर्जी हो जाए, सबके लिए ये लागू होता है कि आप कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिसका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट में किया जा सके। तो साउथ अफ्रीका ने वही उन बयानों को यूज किया कि भाई देखो इनके तो मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई जेनोसाइड करो, इनको मार दो, ये लोग डिजर्व नहीं करते रहना जमीन पर, है ना। और फिर अब इजराइल के हाथ में कुछ है नहीं, तो वो बस यही बोल रहे कि वो तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया था, आक्रोश में बोल दिया था, ऐसे बयान दे दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं था। जो हमने अटैक किया है वो उस मंशा से नहीं किया है, तो अब उनको ये साबित करना मुश्किल हो रहा है। It attributed the civilian casualties to Hamas using civilians as shields. उन्होंने क्या कहा भाई कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई जिसमें कि हमास ने सिविलियंस को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, एंड हॉस्पिटल्स एज स्टोरेज फॉर एक्सप्लोसिव्स एंड लॉन्चिंग पैड्स फॉर अटैक। और उन्होंने बोला कि सिविलियन कैजुअलिटीज इसलिए हुई क्योंकि हमास जो है सिविलियंस को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हॉस्पिटल्स को वो एक्सप्लोजिव्स रखने के लिए स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है अटैक्स के लिए। द इशू बिफोर द कोर्ट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब
केस जो है बिल्कुल साफ है, कोर्ट के सामने केस बिल्कुल साफ है, बट द लार्जर कंसर्न इज वेदर इजराइल विल अबाइड बाय एनी प्रोविजनल मेजर। लेकिन जो बड़ा कंसर्न ये है कि क्या अगर कुछ भी हम शुरुआती मेजर बताएंगे, कोर्ट कुछ भी शुरुआती मेजर बताएगा, तो क्या इजराइल उनको अबाइड करेगा, यानी कि उनका पालन करेगा, तो अनुसरण करेगा। रशिया इग्नोर्ड द आईसीजे ऑर्डर टू सस्पेंड इट्स ऑपरेशन इन यूक्रेन इन मार्च 2022, क्योंकि इससे पहले रशिया को भी आईसीजे ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे कि भाई आप अपने यूक्रेन में जो ऑपरेशन चलाया हुआ है उसको सस्पेंड करो, लेकिन रशिया ने उसका पालन नहीं किया। However, there is little doubt that any provisional measure will cast a shadow on the legitimacy of Israel's Gaza war. लेकिन बहुत थोड़ा सा ही इस बात के ऊपर संदेह है कि कुछ भी फैसला आए, कुछ भी प्रोविजनल शुरुआती फैसला आए, वो क्या करेगा, वो असर डालेगा कि गाजा वॉर की लेजिटिमेसी के ऊपर, यानी कि वैधता के ऊपर कुछ भी असर डालेगा गाजा वॉर की। ठीक है, यानी कि बेसिकली मोटा मोटी बात यह है कि अगर देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सरकार को ये करना चाहिए या फिर लोगों को पोल्यूशन कम फैलाना चाहिए, लेकिन लोग उसको मानेंगे तभी प्रभाव पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन लोग उसको माने तभी प्रभाव पड़ेगा ना। लोग अगर जिद पे अड़े रहे, नहीं बोलने दो, हम नहीं मानेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है ना। और ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि इसका तो दूसरे देश के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आपके देश के अंदर आपकी कुछ सरकार है, आप मानो नहीं मानो, बट हमने एक पब्लिक ओपिनियन बता दिया, हमने एक फैसला सुना दिया। अब अगर आप मानोगे नहीं, है ना, तो उसमें वो क्या कर पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज बोल रहे हैं कि इस चीज के ऊपर कोई बहुत ही थोड़ा सा वो है कि अगर यहाँ पे कुछ भी शुरुआती फैसला आ जाता है तो भी उसके गाजा वॉर के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे रशिया ने उदाहरण दे दिया कि रशिया ने भी तो इग्नोर कर दी थी आईसीजे की बात, कि उनको भी बोला गया था तो उन्होंने नहीं मानी। अब नहीं मानी तो वो क्या कर सकते हैं, वो जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, राइट। तो ये था हमारा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका's केस अगेंस्ट इजराइल्स मिलिट्री कैंपेन इन गाजा। बोल रहे हैं कि जो शुरुआती हियरिंग हुई उसका क्या महत्व है। साउथ अफ्रीका ने जो केस किया है इजराइल ने जो गाजा के ऊपर मिलिट्री कैंपेन किया है उसके अगेंस्ट में, उसका क्या असर डलता है, क्या प्रभाव होता है, क्या महत्व है। It is a routine procedure that has not attracted much global attention। ये इनकरेक्ट है, कोई अक्सर होने वाली तो कोई घटना है नहीं। अक्सर होता है भाई, अक्सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई जाता है और वहां पे जाके बात करता है, ऐसा तो नहीं है। It signifies the first time such a hearing has garnered widespread global attention। ये दर्शाता है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऐसी कुछ हियरिंग में इतना दुनिया भर के लोगों का अटेंशन अपनी तरफ केंद्रित किया है। हाईलाइटिंग द सिवियरिटी ऑफ द इशू, जो कि दर्शाता है कि ये मसला कितना गंभीर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What historic context is shared between South Africa and Israel as mentioned in the passage? कि क्या ऐतिहासिक कंटेक्स्ट की, इतिहास की क्या चीजें यहाँ पे शेयर की गई साउथ अफ्रीका और इजराइल के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोथ कंट्रीज हैव अ हिस्ट्री ऑफ अनइंटरप्टेड पीसफुल रिलेशंस एंड म्यूचुअल सपोर्ट इन इंटरनेशनल फोरम्स। बोल रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच में हमेशा से बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल रिलेशन रहा है और इंटरनेशनल फोरम्स पे दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो ये गलत है, हमने देखा ना डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात की जा रही थी। बोथ नेशंस हैव एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इन द पास्ट एंड हैड द सपोर्ट ऑफ देयर वेस्टर्न एलाइज ड्यूरिंग दोज टाइम्स। कि दोनों ही देशों ने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन देखा है पास्ट में और उस समय पे उनके जो वेस्टर्न सहयोगी थे उनका साथ उनको मिला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What approach did Israel take in response to allegations made by South Africa at the Hague's preliminary hearing? अब The Hague क्या है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उस जगह पे। तो बोल रहे हैं कि इजराइल ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या अप्रोच रखी है साउथ अफ्रीका के आरोपों के ऊपर। तो इजराइल ने बोला है कि भाई ये हमारे ऊपर ब्लड लिबल लगाया जा रहा है, यानी कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई हमने जो भी वहां पे गाजा में एक्शन लिया है वो हमारे ऊपर 7 अक्टूबर को टेररिस्ट अटैक हुआ था, हमने उसके विद्रोह में वो चीज की है। ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा चीज झाड़ दी। और जैसे साउथ अफ्रीका ने ये भी आरोप लगाया कि भाई जो
आपके मिनिस्टर्स हैं वो ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को भी बोल दिया कि वो केवल बयान दे दिया, उन्होंने गुस्से में बयान दे दिया, बट ऐसा कुछ है नहीं, इसका कुछ लिटरल या फिर एक्चुअल कुछ मीनिंग नहीं है। इजराइल एक्नॉलेज द जेनोसाइडल इंटेंट, तो माना तो है ही नहीं ना कि हमारा जेनोसाइडल मकसद था, ये तो माना ही नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट है। इजराइल कंप्लीटली अग्रीड विद साउथ अफ्रीकाज एलिगेशंस, ये तो इनकरेक्ट है। इजराइल डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ जेनोसाइडल इंटेंट, एट्रीब्यूटिंग द सिविलियन casualties to Hamas tactics and described its Gaza operation as legitimate response to terrorism। बिल्कुल करेक्ट है कि इजराइल ने पूरे जेनोसाइडल जो इंटेंट है उससे नकारा है कि भाई नहीं, हमारे ऊपर ये झूठा आरोप है कि हमने नरसंहार करने के मकसद से ऐसा नहीं किया। उनने सिविलियन कैजुअलिटीज जो हुई, जो लोग आम जनता वहां पे मारी गई, वो इसलिए बोला कि हमास उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो हमास की टैक्टिक है वो। और तीसरी चीज, उन्होंने गाजा ऑपरेशन को बिल्कुल वैध रिस्पॉन्स बताया टेररिज्म के अगेंस्ट में। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट वाज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट presented by South Africa at the preliminary hearing at the Hague regarding Israel's action। बोल रहे हैं कि शुरुआती क्या आर्ग्यूमेंट, क्या तर्क साउथ अफ्रीका द्वारा प्रेजेंट किए गए, रखे गए, जो कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, रिगार्डिंग इजराइल के एक्शन। तो उन्होंने क्या बोला, उनने उनके मिनिस्टर्स के बयान दिखाए, उन्होंने डेटा का हवाला दिया, जो गाजा में डिस्ट्रक्शन हुआ है, डेथ्स हुई है, उसका डेटा उन्होंने उठाया, ठीक है। साउथ अफ्रीका argued that Israel's Gaza operations were a legitimate response to terrorist attacks। तो इसके तो विपरीत में बोला है ना उन्होंने, तो ये तो गलत हो गया। साउथ अफ्रीका ने क्या ऐसा बोला है कि इजराइल ने बिल्कुल वैध रिस्पॉन्स दिया टेररिज्म को, तो इनकरेक्ट है। साउथ अफ्रीका claimed that Israel's action in Gaza could be categorized under the terms of genocide convention showing evidence of genocidal intent। बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने 2 से 3 से 4 तरह के उनने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जैसे कि उन्होंने पहला डेटा दिखाया वहां पे डिस्ट्रक्शन का, दूसरा उन्होंने उनके बयानों को दिखाया, मिनिस्टर्स के, टॉप लीडर्स के बयानों को वहां पे दिखाया, ठीक है। तो ये जो है, और उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि 1948 से चला आ रहा है जेनोसाइड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, उन्होंने एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाई है, और जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर जो चीजें आती हैं उन पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What is the tone of the passage regarding the preliminary hearing at the International Court of Justice? तो टोन कैसी है, न्यूट्रल और न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना, होपफुल कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट है। क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल, क्रिटिकल मतलब होता है कुछ द्वेषपूर्ण, यानी कि कुछ क्रिटिक कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि नीतियों के बारे में कुछ चीजें गलत हो रही हैं उनके बारे में हाईलाइट किया गया। स्केप्टिकल मतलब थोड़े से संदेह पूर्वक कि क्या वहां पे जो भी एक्शन लिया जाएगा उसको इजराइल मानेगा, क्या इसका कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि रशिया भी पहले मना कर चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानने से, तो इजराइल भी उस कदम को उठा सकता है, ठीक है। तो वो स्केप्टिकल है, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल और स्केप्टिकल टोन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड्स, प्लॉइंग मतलब खेती बाड़ी करना, उसको सॉफ्ट करना, ठीक है। तो इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। द फार्मर क्या है, सब्जेक्ट है, इज प्लॉइंग क्या है, हमारा वर्ब है, और द फील्ड्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द फील्ड्स। अब फील्ड्स हैं, ज्यादा फील्ड्स हैं, तो आर और आईएनजी है कंटिन्यूस फॉर्म में, आर बीइंग प्लॉड by the farmers. The fields have been plowed by the farmers. The fields are being plowed by the farmer. Option B is correct. Atlas was made to hold the sky up on his shoulders as a punishment। बोल रहे हैं एटलस जो है, भगवानों की बात चल रही है, एटलस, हरक्यूलिस, ये सब भगवान थे, ठीक है, आर्किमिडीज, ये सब जो थे भगवान थे। तो बोल रहे हैं कि एटलस को सजा के तौर पे आसमान को अपने कंधों पे उठाने की सजा मिली। हर्क्यूल्स डैश to hold it for Atlas while the later went looking dash golden apple। तो हरक्यूल्स ने क्या बोला, ऑफर करा होगा, टू बोला जा रहा है ना, तो उसने मदद का हाथ करना बढ़ाया होगा, उसने बोला होगा कि मैं तुम्हारे लिए पकड़ लेता हूँ इसको। और उस दौरान में एटलस क्या किया, एटलस जो है वो सुनहरे एप्पल की खोज में चला गया। When Atlas returned he saw Hercules dash too hard
डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई। तो जब वो वापस आया, एटलस वापस आया, तो उसने देखा कि हरक्यूल्स को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है इस आसमान को पकड़े रखने में। द वेट ऑफ द स्काई डैश हरक्यूल्स स्वेट एंड ग्रॉन। तो जो आसमान का भार था उसने हरक्यूल्स को स्वेट यानी कि पसीना दिला दिया, ग्रॉन मतलब कराहने की आवाज, थका दिया। नाउ एटलस डिड नॉट वॉन्ट टू डैश अ जॉब एज आर्डियस एज दैट। अब एटलस भी ऐसी कठिन मुश्किल भरी जॉब जो है वो नहीं करना चाहता था। वंस हरक्यूल्स डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस। अफोर्डेड मतलब किसी चीज को आप कीमत चुका सकते हैं। ऑफर्ड मतलब प्रस्तावित करना। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना, विस्तार करना। ऑर्डर्ड मतलब आदेश देना। तो हरक्यूल्स ने ऑर्डर नहीं किया, उसने ऑफर करा। ही ऑफर्ड टू होल्ड इट फॉर एटलस व्हाइल द लेटर वेंट लुकिंग फॉर द गोल्डन एप्पल। है ना, आप सुनहरे किसी चीज को ढूंढने जा रहे हैं तो लुकिंग फॉर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। When Atlas returned, he saw Hercules dash hard to hold the sky. तो क्या करा था? टैकलिंग मतलब किसी से निपटना, सामना करना। स्ट्रगलिंग मतलब जूझना। सीकिंग मतलब खोजना। कोपिंग मतलब सामना करना। तो यहाँ पे वो क्या था? वो स्ट्रगल कर रहा था ना, स्ट्रगलिंग हार्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वेट ऑफ द स्काई डैश हरक्यूल्स स्वेट एंड ग्रॉन। तो जो स्काई का भार था वो क्या कर रहा था? वो वेट ऑफ स्काई मेक हरक्यूल्स वर मेकिंग या वॉज मेकिंग। सो ऑप्शन सी वॉज मेकिंग, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा कि जब वो आया था उसने देखा कि वो उससे जूझ रहा था, परेशान हो रहा था। नाउ एटलस डिड नॉट वॉन्ट टू डैश अ जॉब एज आर्डुअस एज दैट। तो टेक आउट मतलब हटाना, बाहर निकालना। टेक इन मतलब ग्रहण करना। टेक अवे मतलब हटा देना। और टेक बैक मतलब वापस ले लेना। तो जाहिर सी बात है एटलस वापस आया, उसने देखा कि हरक्यूल्स को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब वो भी इतना मेहनत वाला, इतना भारी मुश्किल काम नहीं करना चाहता था, वापस नहीं लेना चाहता था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक, यानी कि डरपोक क्या बोलते हैं? कावर्डली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विद स्नो। द माउंटेन मतलब वो माउंटेन जिसके बारे में हमने पहले बात करी है, यानी कि ए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। सो ए को हटा दो कि वो जो माउंटेन रेंज थी वो स्नो से भरी हुई थी। नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर। नेपोलियन को एल्प्स आपको पता है माउंटेन रेंज है, तो एल्प्स माउंटेन विंटर में उसको क्रॉस करने थे। नेपोलियन रिप्लाइड दैट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम। अब ये इम्पॉसिबल उसने तब बोला होगा ना जब किसी ने उसको बताया होगा कि ये टास्क जो है वो इम्पॉसिबल है। सो सी जो है वो इस बी स्टेटमेंट के बाद में ही आएगा कहीं पे, पर इससे पहले कोई इम्पॉसिबल टास्क वाला काम स्टेटमेंट होगा। सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल। अब डी के बाद में सी आएगा, हमें पता चल गया, क्योंकि तभी आप बोलोगे ना कि भाई आपको कोई बोलेगा कि ये तो तुम कर ही नहीं सकते, तो आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो डी के बाद में सी आएगा और बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्प्स का इंट्रोडक्शन किया गया है जिनके बारे में ए में बोला गया है। तो बी फर्स्ट स्टेटमेंट कहां पर आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है और ऑप्शन डी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में डी के बाद में सी, यहां पे भी डी के बाद में सी आ रहा है, यहां पे भी डी के बाद में सी आ रहा है। लेकिन अब वो बोला, किसी ने क्यों बोला कि ये टास्क इम्पॉसिबल है? क्योंकि जो माउंटेन रेंज है वो बर्फ से भरी हुई होती है, तो यानी कि बी के बाद में आएगा ए स्टेटमेंट। सो बी ए डी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है प्रेफर्ड का। ये ए बी सी डी, ठीक है। प्रेफर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है? जो आपका फेवरेट होता है, आप पसंद करते हो, जिस चीज को आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, महत्व देते हो। अडोर्ड मतलब प्यार करना। फेवर्ड मतलब पसंद करना। फियर्ड मतलब डरना। कंपेयर्ड मतलब कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे प्रेफर्ड के सिनोनिम क्या होगा? फेवर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओवेशन का मतलब होता है अभिनंदन, तो अभिनंदन का सिनोनिम क्या होगा? क्रिएशन मतलब किसी चीज को बनाना, रचना करना। अप्लॉज मतलब तालियां बजाना। प्रिपरेशन मतलब किसी चीज की तैयारी करना। सेंसर मतलब किसी चीज के ऊपर कुछ निंदा करना, कुछ रोक लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे
ओवेशन और अपलॉज एक ही चीज को दर्शाता है। ओवेशन यानी कि आप किसी का अभिनंदन कर रहे हैं, और अपलॉज मतलब भी आप तालियों से किसी का अभिनंदन कर रहे हैं। She dash how the magician had performed the rope trick. She puzzled मतलब उलझ जाना। bewildered मतलब भी उलझ जाना। suspected मतलब कुछ संदेह करना। और wondered मतलब सोच विचार करना। ठीक है, तो शी वॉन्डर्ड, वो सोच विचार में पड़ गई कि मैजिशियन ने ये रोप ट्रिक कैसे परफॉर्म करी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। When it started raining, I ran to the nearer house for shelter. आपने यहाँ पे सबसे पास के घर में जाना है। ठीक है, नियरर तो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, आपने सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जैसे ही बारिश पड़ने लगी आप सबसे पास की जो जगह होगी जहाँ पे आपको छत मिल जाए वहीं पे जाएंगे ना। अब ये तो नहीं है कि ये ज्यादा दो चीजों में कंपैरिजन करने बैठ जाएंगे, अच्छा ये घर भी है और ये घर भी है, यहाँ पे ये घर है, ये घर है, ये पास है, ये पास है, ये ज्यादा नियरर है मेरे से, ऐसे तो नहीं कंपैरिजन करेंगे। तो आप कंपैरिजन करेंगे जो नियरेस्ट है उसके लिए। ठीक है, सो द नियरेस्ट हाउस फॉर शेल्टर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। ठीक है, अबैंडन की स्पेलिंग करेक्ट है, एक्वेंटेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, TANCAQUAINTANCE यानी कि जान पहचान वाला। अलायंस दोस्त, संबंध, रिश्तेदार है ना, जिसके साथ में आपका कुछ अलायंस हो। एक्विजिशन किसी को हासिल करना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्वेंटेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। Much of this war had taken place along the western front. This war, इस युद्ध का ज्यादा हिस्सा जो है वो वेस्टर्न फ्रंट के अक्रॉस खेला गया, यानी कि ये जो युद्ध है वो ज्यादातर वेस्टर्न फ्रंट में हुआ। तो ये युद्ध यानी कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये युद्ध मतलब जिसका पहले जिक्र किया होगा, ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हो गया एलिमिनेट। बोथ साइड्स हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मेनी मेन ओवर लिटिल ग्राउंड। बोल रहे हैं दोनों ही देशों ने बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर जाके नुकसान पहुंचाया और दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा लोग जो है मारे गए, और बहुत थोड़ी सी वजह के लिए। दिस फ्रंट वॉज अ लाइन ऑफ ट्रेंचेस अक्रॉस विच द टू साइड्स फेस्ड ईच अदर। बोल रहे हैं ये जो फ्रंट है यानी कि वेस्टर्न फ्रंट की बात की जा रही है, यहाँ पे ट्रेंचेस क्या होते हैं, जो बंकर टाइप बनाया जाते हैं, लंबी सी कतार लाइन से खोद कर उसमें बंकर बनाए जाते हैं। तो दोनों साइड में इस तरीके से बंकर टाइप बनाए गए थे, ट्रेंचेस बनाई गई थी, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। एंड्रे मैगिनॉट had fought a war with the French against the Germans. एंड्रे मैग्नॉट कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने एक फ्रेंच के साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था जर्मन्स के अगेंस्ट में। तो इसी युद्ध का दिस वॉर की बात की जा रही है, यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा। फिर बोला गया कि इस युद्ध का ज्यादातर हिस्सा जो है वेस्टर्न फ्रंट में लड़ा गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा डी है, यानी कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी वैलिड है, ऑप्शन बी वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ज्यादातर हिस्सा कहाँ लड़ा गया, वेस्टर्न फ्रंट में लड़ा गया। अब ये फ्रंट ऐसा था, वेस्टर्न फ्रंट ऐसा था जहां पे ट्रेंचेस बनी हुई थी दोनों तरफ। तो ए के बाद में आएगा सी स्टेटमेंट, दोनों ही साइड्स ने बहुत गहरी खुदाई करी हुई थी और दोनों ही तरफ छोटे से एरिया पे छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे अरेंजमेंट बन रहा है DACB, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाय एंड बाय, इसका हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, सडनली अचानक से, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्ली का मतलब होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। अब इसका एंटोनिम क्या होएगा, ब्लिस मतलब आनंद, जॉय मतलब आनंद खुशी, फन मतलब मजा, और वू मतलब कुछ दुख कुछ परेशानी। सो ऑप्शन डी जो है वो एंटोनिम है ग्ली का। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रैवल्ड बाय एयर। तो शी जो है सिंगुलर है, तो शी के साथ में सिंगुलर आना चाहिए ना, वो भी हैव कैसे आएगा, क्या आना चाहिए, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैड्स ट्रैवल्ड बाय एयर। तो she has traveled by air, she have की जगह क्या आएगा, has, सिंगुलर आएगा, ऑप्शन बी में एरर है।
द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो तूफान के दौरान में पुरानी बिल्डिंग की जो छत है वो क्या हो गई, कोलैप्स्ड। कोलैप्स मतलब ढह जाना। स्क्रैच्ड, स्क्रैच मतलब कुछ खरोच लग जाना। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाना। डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड मतलब तोड़ दी जाना, गिरा दिया जाना। तो यहाँ पे कोलैप्स, गिर गई ना, अपने आप ढह गई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जो जहाजों का बेड़ा होता है उसको बोला जाता है फ्लीट। क्या बोला जाता है, फ्लीट। स्क्वाड, स्क्वाड बेसिकली थोड़े से लोगों का एक दल होता है। कॉलोनी, कॉलोनी जो जानवरों का झुंड होता है ना उसको बोला जाता है। या जानवरों का या इंसानों का भी जो एक जगह पर रहने वाला निवास करते हैं उसको बोला जाता है कॉलोनी। स्वॉर्म, स्वॉर्म बेसिकली भीड़ को बोला जाता है, ठीक है। या फिर इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स एक साथ होते हैं उनको बोला जाता है स्वॉर्म। तो ऑप्शन ए फ्लीट इज करेक्ट। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, पीस की स्पेलिंग करेक्ट है, PIECE। फियर्स की स्पेलिंग करेक्ट है, सीज के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, SEIZE। सीज के स्पेलिंग होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीज मतलब किसी चीज को जब्त कर लेना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जरूर PDF डाउनलोड करके खुद से प्रयास कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, उतना ही आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।